जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये आपका प्यारा सेशन जो है बहुत आपके दिल के करीब जा रहा होगा और आपके दिल के अंतरिम गहराइयों तक ये पहुंच पा रहा होगा। ये जो आपका केमिस्ट्री इन शॉर्ट या बोल लीजिए साइंस इन शॉर्ट जो आपकी क्लास चल रही है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करिए ताकि सबको इसका फायदा मिल पाए। चलिए बिना बात करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हमारा क्या पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा, जैसे देखो आप जनरल लाइफ में जाओगे तो देखते होगे किसी को सिगरेट पीते हुए, तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट लाइटर भी रखता है, तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो उसमें अगर बात करें तो आप लोग क्या बता देते हैं, तो फट से ब्यूटेन बता देते हैं। आपको पता है ना, जैसे मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जाता है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है, तो आप बोलते हैं कि मीथेन को कहा जाता है। फायर डैम्प किसको कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है कि मीथेन की संरचना कैसी होती है, तो आप बता देते हैं टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है जी। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपके कुछ विविध पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना है, वो मैं आपके सामने आज परोस रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा और यहीं पे हमको याद करके जाना है। इतना आप लोगों को बस मतलब कृपा करना है मेरे पे, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा जेनॉन के बारे में। किसके बारे में बाबूजी? जेनॉन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जेनॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जेनॉन क्या है? एक आपका अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब क्या है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का मतलब इसका पोजीशन कहाँ पे? तो ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 कहने का मतलब क्या? पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसके सबसे राइट कॉर्नर पे आपका एक ग्रुप होगा जो कि आपके अक्रिय निष्क्रिय नोबेल गैस का क्या है? आपका ग्रुप है, उसमें आपको जेनॉन दिखता है। जेनॉन की बात करें तो जनरली ऐसा बताया जाता है कि नट गैस किसी भी और मतलब पार्टनर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जेनॉन क्या करता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन सब के साथ रिएक्शन करके अपना कंपाउंड फॉर्मेट कर देता है, बना देता है। तो जेनॉन की बात करते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है? तो स्पोर्ट डोपिंग की बात करते हैं। नहीं बोलते हैं कि डोपिंग में ये पकड़े गए हैं कि ये मेरे प्यारे साथियों ड्रग्स लेते हैं, तो स्पोर्ट डोपिंग में आपकी किसका? जेनॉन का प्रयोग किया जाता है। या लेजर की बात करते हैं, जिसका चिकित्सा में भी चिकित्सा की बात करते हैं, जिसको आप लोग जो भी इलाज होता है उसमें लेजर का भी प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं, तो लेजर में जेनॉन का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है जी। नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का प्रयोग नियॉन लैंप में किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बाकी की बात करें, सल्फर की बात करें तो सल्फर का जैसे नाम आता है आपके दिमाग में बोलते हैं सर जी सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड याद आता है तो आप बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए ये उत्तरदायी है। जब अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी बोलते हैं तो आप ये भी बताते हैं कि सर ये सल्फर जो होता है ना कहीं ये मतलब इसकी उपस्थिति आपके प्याज या लहसुन में भी देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो प्याज या लहसुन में भी आपके सल्फर की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। और सल्फर की बात करें तो इसमें जो आपका S6 होता है, S6 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या होता है, मुकुट के तरीके से, जो महारानी का मुकुट होता है उस तरीके से आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और सल्फर की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो सल्फर कौन से ब्लॉक में है? तो आपके P ब्लॉक में है। ये सबको आपको पता होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था उससे टीपो, तो उससे में ऑक्सीजन के बाद आपका सल्फर का ही स्थान आता है जिसका परमाणु संख्या 16 होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सल्फर की बात करें तो प्याज एवं लहसुन में उपस्थित होता है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं बाबूजी मिथाइल अल्कोहल के बारे में बात करें तो मिथाइल अल्कोहल का सेवन करने से आपको क्या होगा? तो आपको हमेशा नींद लगने की आशंका रहेगी, लगेगी अब नींद लग जाएगी तब नींद। अब इसका ज्यादा जब आप सेवन करने लग जाएंगे, जब आप इसका ज्यादा आदी हो जाएंगे तो आपको और गंभीर समस्याएं हो सकती है, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है भाई साहब। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि इस मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है कि अल्कोहल ग्रुप की बात करें तो इसका फॉर्म क्या होता है? ROH होता है। और इसी का फर्स्ट मेंबर क्या है? मिथाइल अल्कोहल, जिसको CH3OH कहा जाता है। ये आपका मिथाइल अल्कोहल जो नाम है, मिथाइल अल्कोहल जो नाम है आपका बाबूजी, ये आपका कैसा नाम है? तो ये आपका सामान्य नाम है। लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड, अगर IPAC नेम के तरफ आप जाओगे, किसके तरफ जाओगे? IPAC नेम के तरफ अगर आप जाओगे तो इसका IPAC नेम क्या हो जाता है? मेथेनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबूजी? मेथेनॉल हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसको सबसे पहले कैसे प्राप्त किया गया था? तो लकड़ी के भंजक आसवन की बात करते हैं, उस विधि से आपको ये मिथाइल अल्कोहल को सबसे पहले आपका प्राप्त किया गया था। और इसका ज्यादा सेवन
मानव मतलब जाति के लिए बात करें तो ज्यादा हानिकारक हो सकता है, यानी कि इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका प्रयोग क्या है, तो कृत्रिम रंग जो बनते हैं, आर्टिफिशियल जो कलर बनते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं एसिटिलीन की। तो एसिटिलीन की बात करते हैं, जब ये अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर एसिटिलीन होगा, तो इसका गंध स्मेल कुछ कैसा आएगा भाई साहब, तो लहसुन जैसा, जैसा लहसुन का आपका स्मेल आता है उस तरीके का आपका अशुद्ध एसिटिलीन का भी गंध आपका आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जब आप कृत्रिम रबर बनाने जा रहे हैं तो कृत्रिम रबर बनाने में भी आपका एसिटिलीन का प्रयोग होता है, आपको पता होना चाहिए। या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो कपूर बनाने की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी बात करते हैं तो किसका यूज होता है, आपके एसिटिलीन का प्रयोग होता है। जब भी कपूर की बात करें या कर्पूर की बात करते हैं भाई साहब, तो आप कहाँ पे चले जाते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो कोई क्या होता है, सीधे ठोस अवस्था से सीधे जंप करके बिना द्रव में बदले गैस में, और गैस से फिर रिवर्स मार के बिना द्रव में आए ठोस में बदल जाता है। तो वैसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के तहत या प्रक्रिया के तहत का बताया जाता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, कपूर हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अब गैसोहॉल की बात करते हैं। सबसे पहले गैसोहॉल को कहाँ पे खोजा गया, कहाँ पे प्राप्त किया गया, चाहे इसकी शोध की बात करते हैं, कहाँ पे देखा गया माइरा, तो यहाँ पे बात करें तो गैसोहॉल की बात करते हैं तो आपके ब्राजील में सबसे पहले इसकी बात देखने को मिलती है। और गैसोहॉल में क्या होता है, तो इसमें पेट्रोल और एल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है। और वो एल्कोहल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो गन्ने का रस का जो होता है उससे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, उससे एल्कोहल की प्राप्ति होती है। और उसका प्रयोग किसके साथ, पेट्रोल के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, गैसोहॉल बन जाता है। और गैसोहॉल में पेट्रोल की मात्रा कितनी होती है, तो 90% होती है, और 10% आपके एल्कोहल की मात्रा की बात देखने को मिल रही है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब याद रखना है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दूध की बात करते हैं या शराब की बात करते हैं, इसके परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जब भी आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिमाग में आए, आपको याद रखना है इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घाव हो गया है, आपको बहुत चोट लग गई है, तो H2O2 का प्रयोग उस पर किया जा सकता है, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में ये प्रयोग में आ सकता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। रॉकेट की बात करें, टॉर्पीडो की बात करें, पनडुब्बी की बात करें, इन सब के नोदक में भी H2O2 का प्रयोग किया जाता है, आपको मैंने पढ़ाया ही होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें सिगरेट लाइटर की बात करते हैं, जो कोई सिगरेट पीता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और जब भी कैंसर की बात करें तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आपके फरवरी में मनाया जाता है। और कैंसर से संबंधित बातें किसमें की जाती है मेरे प्यारे साथियों, उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और जब कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर का संबंध किससे है, तो आपके ल्यूकेमिया, ठीक है जी। और ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। और वो कब होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं, WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपके इसका शिकार आप हो जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसको आप कॉमनली ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज होता है। अब ब्यूटेन कहाँ से आया भाई साहब, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या है भाई साहब, पार्टनर, चेला है बोल सकते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहा जाता है, एल्केन। और एल्केन का चौथा नंबर पे ये पार्टनर कौन है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H10 होता है, ठीक है जी। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड का ही आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। ब्यूटेन में कोवेलेंट बॉन्डों की संख्या की बात करें तो आपको मैंने सिखाया था कि या तो कार्बन से एक कम कर दो और हाइड्रोजन में इसको ऐड कर दो। तो एक कम करोगे तो कार्बन यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 10 3 क्या हो जाएगा, 13। यानी कि अगर ब्यूटेन में कोई सह संयोजक बंधनों की संख्या की बात करें तो 13 बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन से गैस की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में मेरे प्यारे साथियों रासायनिक अगर आयुधों की बात करते हैं उन सब में अगर बात करें तो किसका प्रयोग हुआ था, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन से गैस का प्रयोग हुआ था, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके मस्टर्ड गैस की बात करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिएगा भाई साहब अश्रु गैस के बारे में। आप लोग रोते बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने अश्रु गैस ले लिया है। आप लोगों के रोने के कारण ही मैंने अश्रु गैस को यहाँ पे अपना साथी बनाया है। तो अश्रु गैस की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपके 3 देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरे की बात करें तो आपका दूसरा है एक्रेलिन, और तीसरे की बात करें तो क्लोरोपिक्रेन। तो ये आपके तीनों अश्रु गैस के रूप में देखे जाते हैं। पहला कौन है,
क्लोरोपिक्रीन, दूसरे की बात करें एक्रेलिन, और तीसरे की बात करें अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन की बात करें। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H5। अगर बात करें COCH2Cl, क्या होता है? C6H5 COCH2Cl की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक्रेलिन की बात करें तो C3H4O की बात करते हैं। अल्फा किसकी क्लोरोपिक्रीन की बात करते हैं तो ये आपका CCl3NO2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? CCl3NO2 की बात करें, और ये तीनों आपके अश्रु गैस के रूप में देखे जाते हैं। अब आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन हमेशा करता है। कौन सा क्वेश्चन बाबूजी? क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता आती कैसे है भाई साहब? तो जल की अस्थायी कठोरता ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण आती है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं कि क्लोराइड और सल्फेट लवणों के चलते मेरे प्यारे साथियों क्या आता है भाई साहब? जल में अस्थायी कठोरता आती है। तो किसी भी चीज में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करने का उपाय भी होता है। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है भाई साहब? दूर करने का उपाय है Na2CO3 का घोल मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म कर देते हैं और इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O को जोड़ देंगे तो आपका धोने वाला क्या बन जाएगा? सोडा बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा भाई साहब। यानी कि अगर बात करें तो Na2CO3 का घोल जब मिला दिया जाएगा उसमें आपके जो भी क्या बोलते हैं जल है उसमें अगर आपकी अस्थायी कठोरता है उसमें Na2CO3 का घोल मिला दीजिए तो उससे क्या निजात पाया जा सकता है। और यह अस्थायी कठोरता आती किसके चलते है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसकी दूर करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है अस्थायी कठोरता की वो आपकी क्या है? उसको परम्यूटेट विधि के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें से परम्यूटेट विधि का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें इसके बाइकार्बोनेट लवणों के चलते मेरे प्यारे साथियों बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के चलते ऐसी आपके क्या होती है? स्थिति पैदा होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के चलते ही जल में क्या होती है? अस्थायी कठोरता आती है। और जल में अस्थायी कठोरता है उसको दूर करना है तो उसमें आपको चूना जल को क्या कर देना होगा? मिला देना होगा। जब जल क्या है उसमें अस्थायी कठोरता है उसमें आपने चूना जल को क्या कर दिया? मिला दिया, तो उससे आप निजात पा सकते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने का जो सबसे महत्वपूर्ण विधि सबसे फेमस विधि है उसको क्लार्क विधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी विधि के नाम से? क्लार्क विधि के नाम से जाना जाता है। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर कहीं भी इसमें आपको डाउट लगे बेहिचक बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपके लिए परिवार हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।